गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10th क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है समांतर श्रेणी। ये जो चैप्टर है 10th क्लास में, ये चैप्टर नंबर 5 है। और ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेना, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो समांतर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं, तो श्रेणी क्या होती है, तो जरा ये छोटी सी चीज पहले डिस्कस करते हैं। श्रेणी, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो जब 3 या 3 से ज़्यादा वस्तुएं या संख्याएं एक क्रमबद्ध तरीके से एक तरीके से व्यवस्थित हों तो उसे हम श्रेणी कह सकते हैं। फिर से बात को सुनिए, जब 3 या 3 से ज़्यादा वस्तुएं या संख्याएं क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हों तो उसके जो व्यवस्थित जिस तरीके से है उसे कह सकते हैं हम, ये वो की श्रेणी में है, ठीक है। ये जो श्रेणी शब्द है, इसी चीज का छोटा सा एक और रूप जो है वो छोटे क्लास में आता है, जिसे कहते हैं पैटर्न, यानी कि प्रतिरूप। तो प्रतिरूप और श्रेणी, बस लेवल की बात है कि प्रतिरूप छोटे क्लासेस में बोला जाता है और बड़े क्लासेस में जो है यही चीज श्रेणी करके बोली जाती है। तो जरा देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं प्रतिरूप या पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता था छोटे क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो हम एक संख्या लिखी 1, उसके बाद में फिर आता था 1 + 2, फिर आता है 1 + 2 + 3, इस तरीके से चलता रह जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि इसी क्रम में अगर 7वें नंबर पे हो, जैसे पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे नंबर पे ये आ गया, तो अगर हम बात करें 7वें नंबर पे क्या होगा, तो बच्चे बड़े आराम से बता सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो ये 7th पोजीशन पर यानी कि 7वें नंबर पर ही आ जाए। तो ये एक पैटर्न है। और भी पैटर्न होते थे जिनको हम छोटे क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जरा देखिए छोटे क्लासेस में और पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है एक पैटर्न 1 स्क्वायर और फिर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ये भी एक तरीके से पैटर्न है, ठीक है। जो हमारे पास में इसी तरीके से इसी पैटर्न को अगर फॉलो करते गए तो बच्चों से आगे की संख्या पूछी जा सकती है। जैसे पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, तो चौथी, पांचवी, छठी संख्या क्या हो सकती है वो। तो ये सब पैटर्न है, प्रतिरूप है। तो आप देखिए यही एक पैटर्न जो है ये एक श्रेणी का भी हिस्सा है, क्योंकि आप देखिए कि 1 2 3 एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के तरीके से, यानी कि इनकी एक निश्चित एक प्रकृति है, उसके हिसाब से ये व्यवस्थित है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ये श्रेणी भी है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम नेचर में बात करें, प्रकृति में बात करें, तो अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि आप एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो सूरजमुखी जो फूल होता है उसकी अगर आप पत्तियों को देखें या पत्तियों की जगह आप एक काम करें उसके फूल को ही देखें, तो आप देखेंगे जो उसके फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो एक बहुत अच्छे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित है। तो वो भी एक तरीके से कह सकते हैं आप श्रेणी में है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें, जैसे कि अगर बैंक में आप पैसे वगैरह जमा कर रहे हैं, तो मान लीजिए इस महीने आपने 500 रुपये जमा करे, अगले महीने आपने फिर 200 रुपये बढ़ा दिए, फिर उसके बाद अगले महीने फिर 300 रुपये बढ़ा दिए, 200 रुपये बढ़ा दिए। तो पहले महीने आपने 500 जमा करे, फिर 200 रुपये बढ़ा दिए, तो यानी 500 200 700 रुपये हो गए, फिर आपने 200 रुपये बढ़ा दिए, ये 900 रुपये हो गए। इस तरीके से जब आप बढ़ाते जा रहे हैं पैसे, ये भी एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपने पैसों को बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से क्या है, श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बेसिक एग्जाम्पल की बात करूं कि अगर हम समान चाल से चल रहे हैं, तो एक समान चाल से जो चली गई दूरी होती है वो भी एक तरीके से देखा जाए एक व्यवस्थित है, और वो भी एक तरीके से क्या है, वो श्रेणी में है। जैसे अगर मान लें कि अगर हम पहले जो एक स्पीड मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं, तो आप देखिए स्टार्टिंग में अगर आपकी टाइम पीरियड 0 है तो आपकी द्वारा जो चली की दूरी होगी, दूरी = होता है चाल इंटू समय। तो ये हो जाएगा 10 × 0, यानी कि जब आपका समय 0 था तो कोई भी दूरी तय नहीं हो रही है। ऐसे ही जब समय हो गया 1 तो आपके पास में दूरी हो जाएगी, समान चाल है तो ये आपके पास में 10 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी, समय 1 आर हो गया। अगर ऐसे ही जब टाइम की वैल्यू 2 आर हो जाएगी तो दूरी हो जाएगी चाल गुना समय के हिसाब से 10 × 2 दिस इज 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप देखिए आपके पास में ये जो आपके पास में बनता जा रहा है क्रम, ये भी एक तरीके से श्रेणी का ही पार्ट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि श्रेणी के बारे में मैंने जो जनरल डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तरीके से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज को कि जब 3 या 3 से ज्यादा वस्तुएं, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा वस्तुएं क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जो मेन चीज हमें पढ़ना है वो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी, अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें तो जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है, तो समान अंतर, यानी कि किसी भी श्रेणी में
हमारे पास में जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं की जगह अगर हम एक काम करके संख्या ही मान रहे हैं, तो अगर किसी श्रेणी में संख्या इस प्रकार है कि उनके बीच में जो अंतर है वो कैसा है, समान अंतर, तो आप कह सकते हैं कि वो श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी। यानी कि एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें पहली संख्या या पहली संख्या की जगह कोई और संख्या लिख सकते हैं, किसी संख्या लिख लीजिए, किसी संख्या और उससे पूर्व संख्या का अंतर निश्चित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, तो ऐसी श्रेणी तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, ये बहुत एक डेफिनेशन है, बहुत आसान शब्दों में लिए मैं ये मान लेता हूँ कि एक उदाहरण के लिए अगर आप देखें कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से मैंने कुछ अंक लिखे हैं यहाँ पर। अब देखिए 4 और 2 का मैं अंतर अगर निकाल रहा हूँ तो ये 2 आ रहा है, ऐसे ही 6 और 4 का कोई संख्या लिया उससे पहले संख्या का अंतर, तो ये भी 2 देखिए 2 आ रहा है, और 8 पहले 6 कर रहा है, ये भी 2 आ रहा है। ये अंतर जो है ये निश्चित हो गया, यानी ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अतः 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको आप शॉर्ट में A.P भी लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज आप इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, किसी भी समांतर श्रेणी के जो आपके पास में जो ये अंक है या जो वस्तुएं होती हैं उनको आप उनके पद बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ से समांतर श्रेणी स्टार्ट होगी, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, इसी तरीके से और भी जितने पद होंगे आप उनको नंबरिंग कर सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद करके। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो इनके बीच में जो अंतर होता है, जैसे आप देखिए 4 और 2 के बीच में अंतर है, 6 और 4 के बीच में, इस अंतर को जो है वो क्या बोलते हैं, सार अंतर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा चाहे कि सब 2 पदों के बीच में जो लगातार पदों के बीच में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, सार अंतर। ठीक है, और ये याद रखिएगा समांतर श्रेणी में कि हमेशा आगे वाले पद में से ही पिछले वाले पद को माइनस करना है। ठीक है, तो सार अंतर इसे कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब आता है नोट में एक चीज लिख लीजिएगा, इस चीज को नोट करके आप रख लीजिएगा नोट। अगर मैं मान लेते हैं कि माना किसी समांतर श्रेणी का पहला पद इज इक्वल टू आपने ये मान लिया है, और सार्व अंतर जो है वो आपने मान लिया D। ठीक है, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी पहला पद A है, दूसरा पद आपके पास में A प्लस D हो जाएगा। तीसरे पद की अगर बात करें तो क्योंकि ये दूसरा पद था इसमें फिर से आप D जोड़ देंगे तो A प्लस 2D। चौथे पद की अगर बात करें तो A प्लस 3D, इस तरीके से आपके पास में ये पद निकल कर जाएंगे। ठीक है, तो पहला पद तो पहली पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज आती है यदि किसी श्रेणी के समांतर श्रेणी के जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या परिमित है, परिमित का मतलब होता है फाइनाइट है, फाइनाइट है, जिसे आप लिख पा रहे हैं कितने पद हैं, तो श्रेणी, ये जो समांतर श्रेणी है परिमित समांतर श्रेणी कही जाती है। और तीसरे पॉइंट में इसी में आप परिमित की जगह अपरिमित लिख देंगे तो ये चीज परिभाषा में चेंज हो जाएगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या अपरिमित हो यानी कि इनफाइनाइट, तो श्रेणी अपरिमित समांतर श्रेणी कही जाती है। तीसरे पॉइंट में केवल आप परिमित की जगह अपरिमित कर देंगे। ठीक है, तो जहां जहां परिमित है वहां अपरिमित करने पर ये पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था समांतर श्रेणी के बारे में। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैं अपनी तरफ से ऐसे समझा देता हूं। जैसे कि सपोज एक काम करते हैं, उदाहरण समांतर श्रेणी को और क्लियर करने के लिए हमें मान लेते हैं कि माना कोई इस तरीके से दिया हुआ 1, 5, 7, 9, 12 एंड सो ऑन। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए आप अगर 5 और 1 का अंतर निकालें तो ये 4 आ रहा है, 7 और 5 का अंतर निकालेंगे 2 आ रहा है,
फिर 9 7 का अंतर भी 2 आ रहा है और 12 9 का अंतर आ रहा है 3। आप देख सकते हैं ये अंतर जो है निश्चित नहीं है, ये अंतर निश्चित नहीं है, और क्योंकि ये अंतर निश्चित नहीं है, ठीक है, अतः ये जो आपके पास में पद दिए हुए हैं ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से आप बता देंगे कि दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर किसी में आपसे पूछा रहा है कि किसी क्वेश्चन में पूछा रहा है कि आपको ये बताना है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी होगी तभी आप उसका सार्वंतर बताएंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए मैंने शॉर्ट में नोट कर दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक टैक्सी का कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि एक टैक्सी दी हुई है, उसका प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया दिया हुआ 15 रुपए दिया हुआ है, और उसके बाद में जितना भी किलोमीटर की वो दूरी तय कर रहा है वो किराया आपका 8 रुपए दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि जो आपके पास में जो शर्त वगैरह दी हुई है, ये क्या ये समांतर श्रेणी बनेगी इससे, ठीक है, क्या ये समांतर श्रेणी इससे इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी हमारे लिए, वो चेक करते हैं। तो देखिए मैं इसी चीज को लिखता हूँ कि टैक्सी का पहले किलोमीटर का किराया, अगर आप देखें टैक्सी पहले किलोमीटर किराया रुपए 15 दिया हुआ है। अब आता है टैक्सी का दूसरे किलोमीटर का किराया। तो आप देखिए किराए में क्या हुआ, पहले किलोमीटर का किराया फिक्स था, अब अगला किराया जो है वो 8 रुपए बढ़ जा रहा है, तो 15 और 8 23 रुपए हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं टैक्सी का तीसरे किलोमीटर, यानी इस तरह से पहले की जगह 2 किलोमीटर जो लिख सकते थे 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर यहाँ पर लिख सकते हैं 3 किलोमीटर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में 23 में आप या तो यही 8 किलोमीटर जोड़ दीजिए, या क्या कर सकते हैं कि आप 15 में, क्योंकि आप देखिए 15 किलोमीटर पहले किलोमीटर का किराया फिक्स था, अगले 2 किलोमीटर बढ़ गए, तो 2 किलोमीटर बढ़ने मतलब होगा 2 × 8 यानी कि 16 रुपए किराया आपको जो फिक्स किराया है उसके अलावा देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 31 रुपए। एक और किलोमीटर की बात करते हैं, अगर हम 4 किलोमीटर की कोई आदमी यात्रा कर रहा है उस टैक्सी से, तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, तो आप देखें 15 रुपए तो फिक्स किराया था, तो बाकी के जो 3 किलोमीटर और हैं उसके लिए उसको 8 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 के 24 और 15 टोटल हो जाएगा 39 रुपए। अब आप देखिए क्या ये समांतर श्रेणी बन रही है। तो देखिए हम एक बार सारे चीजों को जितने भी किराया है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं। 23 और फिर है सबसे पहले 15 पहले किलोमीटर किराया, और फिर है 23, फिर 31 और फिर 39। ये इस तरीके से आपके पास में किराया बन रहा है। पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए, फिर 23 रुपए, और फिर 31 रुपए, फिर 39 रुपए, इस तरीके से उसका किराया बन रहा है। अगर आप इनका अंतर देखें तो 23 में से 15 जाएगा तो ये 8 रुपए रह जाएगा। फिर अगर आप इनका अंतर देखें ये भी 8 आ रहा है, इनका अंतर देखें ये भी 8 आ रहा है। तो क्योंकि ये अंतर जो है कैसा है, निश्चित है, नियत है, बदल नहीं रहा है, फिक्स है, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ये जो आपके पास में डाटा दिया हुआ था, ये जो आपके पास में सूचना दी हुई थी, कैसी है, एक समांतर श्रेणी बना देगी, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो डाटा दिए हुए उनसे एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अगले आते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो आप देखिए, थोड़ा सा मैं एडिट भी कर देता हूँ। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो आपको बताना है कि क्या आपके पास में जो बेलन में उपस्थित हवा रह जाती है वो समांतर श्रेणी बनाएगी, ये आपको चेक करना है। तो आप देखिए इसी का सेकंड पार्ट, हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना बेलन में जो प्रारंभ में हवा थी, बेलन में प्रारंभ में हवा कितनी थी, ये मान लेते हैं 1000 मान लिया, अपने मन से हमने मान लिया समझने के लिए। अब देखिए पहली बार जब उसने हवा निकाली थी तो कितनी हवा निकाली, बेलन से निकाली गई हवा, बेलन से कितनी हवा निकाली है, तो इसका 1/4 1000 का, तो 1000 1/4 250 मीटर क्यूब हवा निकल गई। अब आप देखिए बेलन में फिर हवा कितनी रहेगी, बेलन में शेष हवा कितनी रह जाएगी, 1000 में से आप 250 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगी 750 मीटर क्यूब। अब आते हैं बेलन से दोबारा हवा निकालना है, बेलन से फिर निकालना है हवा, निकाली गई हवा। अब हवा जो है इसका 1/4 निकालते हैं तो ये कट जाएगा 7, फिर इसे जब काटेंगे तो 2 से पहले काट देते हैं, तो 2 3 6, 2 7 14
और 2 पंजे 10, फिर काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5, इतनी हवा निकाल ली। तो अब बेलन में शेष हवा कितनी है? बेलन में शेष हवा कितनी है? पहले थी आपके पास में, देखिए पहले बार आपके पास में 1000 थी, इतनी निकाल गई थी, इतनी रह गई थी, है ना। अब इसमें से भी इतनी निकल गई, तो 750 में से 187.5 आपने हवा निकाल दी, तो कितनी रह जाएगी? 0.0 में से 0.5 इसमें हासिल ले लेंगे, है ना, 0.5 हो जाएगा। या 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा 4, 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा 5, 7 सॉरी 6 में से 1 जाएगा 5, 562.5 मीटर क्यूब, इतनी हवा रहेगी। तो मुझे लग रहा है ये 3 आंकड़े काफी हैं ये चेक करने के लिए क्या ये समांतर श्रेणी बन रही नहीं बन रही। तो आप देखिए ये जो बेलन में हवा है, बेलन में हवा, तो इसको अगर आप क्रमबद्ध तरीके से लिख दें तो ये पहले 1000 थी, फिर उसके बाद में 750 हो गई, फिर 562.5 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से चलती चली जा रही है। अब जब आप इसको चेक करते हैं, देखिए इसका अंतर कितना है, इसका अंतर अगर आप देखिए इसमें से माइनस करें आगे संख्या में से तो आएगा माइनस का 250, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करते हैं तो आ रहा है 187 माइनस का 0.5 ये आ रहा है। तो देखिए ये अंतर फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है बार बार, ये चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो बेलन में उपस्थित हवा है वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी, ठीक है। बेलन हवा समांतर श्रेणी में नहीं होगी। इसी क्वेश्चन को आप अगर आप x करके मान लेते, जैसे मान लेते बेलन में प्रारंभिक हवा कितनी थी x मीटर क्यूब, तो अभी आप इसे हल कर सकते थे। तो दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और इसी तरीके के दिए हुए हैं, उनमें आपको ये चेक करना है कि दिए गए आंकड़ों से क्या समांतर श्रेणी प्राप्त होगी, तो वो आप खुद ही ट्राई करेंगे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखिए आपके पास में दी गई एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जिसे हिंदी में बोलते हैं के प्रथम 4 पद लिखने, जबकि पहला पद और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर या सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो आप देखिए ए की वैल्यू दी हुई है 10 और डी की वैल्यू दी हुई है 10, पहला क्वेश्चन है ये। तो अगर पहला पद निकालना है तो पहले पद को मान लिया हमने a1 लिख लिया, तो पहला पद यहाँ पर a ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। दूसरे पद की अगर बात करें a2, तो ये हो जाएगा a प्लस से d, आप जो अंतर था वो ऐड कर दिए, तो a का मतलब हो जाएगा 10 और d का मतलब भी 10 है, ये हो जाएगा 20। अब आते हैं तीसरा a3, a प्लस से 2d, 10 प्लस 2 इंटू डी, 2d क्यों हो गया, क्योंकि इस a प्लस डी में फिर से d ऐड कर दिया, तो आपके पास में a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30। अब चौथे पद पर आते हैं, 4 पद निकालने थे, तो a प्लस 3d हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर से d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, तो 3 इंटू डी यानी कि हो जाएगा 40, 30 ये 10 ये 40। तो आप देखिए ये आपके पास में जो पद उन्होंने कहा थे, तो पद पहला पद 10, दूसरा 20, फिर 30, फिर 40 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है, आपको निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। देखिए पहला पद दिया हुआ है आपके पास में 3, फिर दिया है 1, फिर -1 और -3, ये दिया हुआ है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए 1 में से 3 माइनस करते हैं, -2 आएगा, -1 में से फिर -1 करते हैं, फिर -2 हो जाएगा, -3 में से -1 करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में क्या है, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये निश्चित हो गया, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपके पास में जो 3 है, 1 है, -1 है, ये समांतर श्रेणी में है। और जब ये समांतर श्रेणी में है, अब आपको क्या करना है, पहला पद निकालना है। तो ये आप पहला पद क्या हो गया, जहां से शुरू हो रही थी समांतर श्रेणी, पहला पद कितना हो जाएगा 3। और सार्वंतर की बात करें अगर, तो आप देखिए जो आपके पास में निश्चित मान आ रहा था, जो चेंज नहीं हो रहा था, वही सार्वंतर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में -2 ये सार्वंतर आ जाएगा। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको और देख लेते हैं। 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इसमें भी आपको ये चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी तो आपको इसका सार्वंतर निकालना है। तो देखते हैं पहला पद इसमें और दूसरा पद, 4 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, 2, 8 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा, 4, और 16 और 8 का अंतर कितना आ जाएगा, 8। ये निश्चित नहीं है, ये अंतर जो है निश्चित यानी कि नियत नहीं है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ये लगातार चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः
आप करके लिख सकते हैं अतः 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी में नहीं है। और जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो सामांतर निकालने की आपको जरूरत नहीं है। 2, 5/2, 3/3 और 3/2। ये देखते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए 5/2 और 2 का अंतर करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 3 माइनस 5/2 करते हैं, 3 2 6 माइनस 5 1/2 ये भी आ जाएगा। फिर 3/2 माइनस 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 3/2। ये भी अंतर निश्चित नहीं है, अंतर निश्चित नहीं है तो इसीलिए ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, जिसे आप खुद देख लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 2 के और इवन क्वेश्चन नंबर 1 के और भी पार्ट दिए हुए हैं। मैंने कुछ पार्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है जिससे कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतने रह देते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे इसी एक्सरसाइज में यानी इसी चैप्टर में समांतर श्रेणी में और क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।